वेलकम बैक एवरीवन। हमारा फंडामेंटल राइट्स का कुछ पोर्शन रहता था, तो वो आज हमने देखना है। सबसे पहले आर्टिकल 33 जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, देन आर्टिकल 34 जो मार्शल लॉ से रिलेटेड है। आर्टिकल 35 कहता है कि कुछ लॉज सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। और देन उसके बाद हमने देखना है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें आर्टिकल 19(1)(f) और 31 को डिलीट करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है। फिर उसके बाद हमने देखनी है कुछ एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट, मतलब कि ऐसे केसेस जिनमें फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होती है तो वो आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू रहता है। मतलब कि आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B को देखना है एंड आर्टिकल 31C को देखना है हमने। तो सबसे पहले आज देखेंगे हम आर्टिकल 33 जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसको एब्रोगेट कर सकता है। हम सिविलियंस को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, अगर उनकी वायोलेशन होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन अगर आर्म्ड फोर्सेस के कुछ राइट्स की, कुछ फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होती है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसा क्यों करा गया है? ये करा गया है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये सारा कुछ नेशनल सिक्योरिटी के लिए करा गया है कि कुछ चीज़ों नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये आर्टिकल 33 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो ऐसे लॉ बना सकती है जिन लॉज से जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ऐसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस और ऐसे ही पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गया एंड एनालॉगस फोर्सेस, मतलब कि ऐसी ही कोई और फोर्सेस जो हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेशन करने के लिए पार्लियामेंट ऐसे लॉज बना सकती है। और उन लॉज के लिए फिर जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। तो ये राइट किसके पास होगा, ये पावर किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। अच्छा, अब ये जो मतलब जो लॉ बनाए, क्योंकि उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते ये लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट दीज लॉज आर आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू इवन ऑन वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होती है, मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस को अगर कोई एसोसिएशन फॉर्म करने से मना करा गया है तो वो क्या हुई? उनके फंडामेंटल राइट की वायोलेशन हुई। तो लेकिन पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बना दिया कि आपकी वायोलेशन अगर हुई है फंडामेंटल राइट्स की, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन वाली पावर है उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हुआ? ये आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन हो गया, आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू हो गया। और ऐसे ही इसमें लॉ ऐसे बना सकता है पार्लियामेंट जो कि कोर्ट मार्शल को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट मार्शल क्या होता है? कोर्ट मार्शल एक मिलिट्री कोर्ट होता है जिसमें मिलिट्री लॉज के अकॉर्डिंग आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सुनवाई होती है। ये नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, ना ही एक जितने भी नॉर्मल लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट होते हैं, ये वो नहीं होगा। ये कोर्ट मार्शल होता है मिलिट्री कोर्ट, जिसके अपने लॉज होते हैं और उन लॉज के अकॉर्डिंग ही फिर आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट ट्रायल चलता है जिन्होंने किसी लॉ की वायोलेशन करी होती है। अब इसमें एक फ्रेज आता है, इसमें एक चीज़ आती है मेंबर्स ऑफ। इस मेंबर का मतलब है कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी सारे के सारे मेंबर्स हैं, चाहे वो नॉन कम्बैटेंट हो, मतलब कि चाहे वो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर भी ना रहे हो, फ्रंट लाइन पर ना भी हो, तो उनको भी इस आर्टिकल में इंक्लूड करा गया है। उनके भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। जैसे कि बार्बर्स, कुक वगैरह हो गए, वो क्या रहते हैं? वो क्या लड़ाई में जाते हैं? नहीं। कारपेंटर्स वगैरह, लेकिन उनके राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स को भी एब्रोगेट या फिर रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है बाय लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास राइट्स है कि वो ऐसे लॉ बना सकती है और इसी पावर का ही यूज़ करके पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं। जैसे कि 1950 में उन्होंने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड लॉ बनाए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड लॉ बनाए हैं, जिससे उनकी स्पीच वगैरह को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। देखिए अल्टीमेट पर्पस क्या है
अल्टीमेट पर्पस है नेशनल सिक्योरिटी। इनका जो आर्मी होती है उनका बोलना, उनको स्पीचेस देना बंद करा जाता है ताकि कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ को वो बोल ना पाए, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस क्या है, नेशनल सिक्योरिटी। तो इसी वजह से ही पार्लियामेंट के पास फिर राइट रहता है कि वो इन आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और इसी में ही है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल को भी एक्सक्लूड करा जा सकता है फ्रॉम रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज वेल। अच्छा, नेक्स्ट अब आर्टिकल आता है मार्शल लॉ से रिलेटेड। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के किसी भी कॉर्नर पर, किसी भी टेरिटरी पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो उस केस में अगर फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होती है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाया जाएगा। ये बोला गया है इस आर्टिकल 34 में, दैट इट प्रोवाइड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स जब कहीं पर भी मार्शल लॉ लगा होगा। इस केस में फिर पार्लियामेंट ऐसा इंसान, अच्छा मार्शल लॉ का पर्पस क्या रहता है, अगर किसी एरिया में राइट्स वगैरह चल रहे हैं, सपोज वॉर वगैरह का सिनेरियो बन गया है किसी भी स्टेट में, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा वायोलेशन हो रही है और वो वायोलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो नॉर्मल गवर्नमेंट है हमारी उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, तो उसने क्या करा, फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पर क्या लगा दिया कि मार्शल लॉ लगा दिया, मिलिट्री रूल लगा दिया। अब मिलिट्री ही सारा कुछ हैंडल करेगी, वहाँ पर मिलिट्री ही उस जगह के लॉ एंड ऑर्डर को फिर रीस्टोर करेगी, वापस जो सिचुएशन होगी उसको नॉर्मल लेके आएगी। तो वहाँ पर रूल किसका चलेगा, अब मिलिट्री रूल चलेगा, आर्मी वगैरह का रूल चलेगा। वहाँ पर जो नॉर्मल गवर्नमेंट लॉ होते हैं, जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर चीज़ें नहीं चलेंगी। जैसे कि अगर मिलिट्री के लॉ के अंदर, मार्शल लॉ के अंदर किसी का मर्डर वगैरह भी कर दिया गया तो वो भी फंडामेंटल राइट की वायोलेशन नहीं होगी। फिर इस लेवल का होता है ये मार्शल लॉ। और अगर किसी इंसान ने इस लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर करने में वादा डाली, कोई ऐसा इंसान, ऐसा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा कोई पर्सन, तो उस पर्सन को फिर पार्लियामेंट इंडेमनीफाई कर सकता है, मतलब कि उसके ऊपर चार्जेस लगा सकता है, उसको बोल सकता है कि आप इस चीज़ का हर्जाना दो, आप इस चीज़ का भुगतान करो, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, क्योंकि आपने इस लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर करने के में वादा डाली है। तो आप ये नहीं बोल सकते थे कि आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ है। अब ये चीज़ जो थी वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर थी, लेकिन आपने उस चीज़ में वादा डाली है, तो इसलिए पार्लियामेंट ने उस इंसान को इंडेमनीफाई कर दिया, उस इंसान को बोला कि अब आप इस चीज़ का हर्जाना दो, भुगतान करो। तो ये रहता है मार्शल लॉ से रिलेटेड। अब मार्शल लॉ लिया गया है इंग्लिश कॉमन लॉ से, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन नहीं करा गया है, इस चीज़ को याद रखना है। लेकिन जो मिलिट्री रूल होगा वो एक गवर्नमेंट रूल नहीं होगा। जो भी ये मैंने वैसे बता दिया है कि जितने भी नॉर्मल गवर्नमेंट लॉ चलते हैं नॉर्मल सिनेरियो में, जब कोई भी राइट जैसी सिचुएशन नहीं है, कहीं पर वायोलेशन नहीं हो रही है, बेसिकली कहीं पर मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में नॉर्मल रूल चलते हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट रूल चलता है। बट मार्शल लॉ के केस में क्या होगा, मिलिट्री रूल चलेगा। और इस केस में अगर किसी का मर्डर वगैरह भी हो जाता है तो वो भी वैलिड ही रहता है। मतलब इसी वजह से ही इसको बोला गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही लगाया जा सकता है, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल पर्पस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कहीं पर भी उठाकर मार्शल लॉ लगा दे, तभी लगाया जा सकता है। अगर कहीं पर राइट जैसी सिचुएशन हो, रिबेलियस जैसी सिचुएशन हो, वायोलेंट सिचुएशन हो, इन्वेजन वगैरह हो गई हो, वॉर वगैरह हो गई हो, वैसी सिचुएशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही मार्शल लॉ को लगाया जा सकता है। और मार्शल लॉ जो होता है वो नॉर्मल गवर्नमेंट रूल से डिफरेंट होता है, इसको कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करा गया है। और ये गवर्नमेंट के जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको सस्पेंड कर देता है, उनको ख़त्म कर देता है। बट इसमें एक चीज़ बोली गई है कि चाहे मार्शल लॉ लगा भी हो, उस केस में भी हेबियस कॉर्पस की जो रिट है उसको सस्पेंड नहीं करा जा सकता। हेबियस कॉर्पस जो होगी
उस टाइम पर भी वैलिड रहेगी जब मार्शल लॉ लगा हुआ होगा। तो ये था आर्टिकल 34। सी जो आर्टिकल 33 एंड 34 हैं, इन दोनों को आपने बस वैसे ही याद रखना है। एग्जाम में मैंने इनका इतना ज़्यादा देखा नहीं है कहीं पर, बट जो एक्सेप्शंस वगैरह हैं फंडामेंटल राइट्स की, वो सारी की सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब जो आर्टिकल 35 है वो कहता है कि कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, ना कि कोई नॉर्मल स्टेट का लेजिस्लेचर। तो ऐसे लॉ कौन से हैं? इसमें क्या बोला गया है? पावर टू मेक लॉज टू गिव अफेक्ट टू सर्टन फंडामेंटल राइट्स। वो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। मतलब कि ऐसे कोई फंडामेंटल राइट्स जिनको इफेक्ट में लेके आने के लिए, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। इसकी बात करी गई है आर्टिकल 35 में। तो इसमें अब कौन सी प्रोविजंस हैं? फर्स्ट इसमें प्रोविजन क्या कहती है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कि वो रेजिडेंस को एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब कर सकती है। आर्टिकल 16 में हमने एक एक्सेप्शन देखी थी, उसमें बोला गया था कि स्टेट्स वगैरह या फिर यूनियन टेरिटरीज या फिर लोकल अथॉरिटीज़ कोई होगी, उनमें कोई एम्प्लॉयमेंट है या कोई ऐसी अपॉइंटमेंट है जहाँ पर उस जगह पर अगर कोई रेजिडेंट इंसान है वहाँ का ही एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उस इंसान का ही एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उसी को ही अपॉइंट करा जाना चाहिए। तो ये जो एक्सेप्शन थी ये कौन प्रोवाइड करेगा? सिर्फ रेजिडेंस की जो एक्सेप्शन होगी वो पार्लियामेंट ही प्रेस्क्राइब कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर ये चीज़ नहीं कर सकता। और ऐसे ही पार्लियामेंट के पास पावर है कि आर्टिकल 32 के अंडर, देखिए आर्टिकल 32 किसकी बात करता है? रिट्स वगैरह की। और रिट किसके पास है? हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी इनकी पावर है। लेकिन पार्लियामेंट के पास क्या पावर है अंडर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 32? कि वो और भी जितने कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, बाकी के सेशन कोर्ट्स एंड ऑल जितने भी हैं, उनको भी ये रिट्स डायरेक्शन या फिर ऑर्डर इशू करने की पावर दे सकता है। और वो पावर कौन देगा? पार्लियामेंट देगा। इनके पास तो है ही, लेकिन बाकी के कोर्ट्स को भी वो पावर दी जा सकती हैं बाय पार्लियामेंट। और ऐसे ही जो ही मैंने पहले ही बता दिया कि आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड और जो आर्टिकल 34 है उससे रिलेटेड लॉ भी कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ये हमने पहले ही देख लिया। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि ऐसे इंसान जो कि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने में बाधा डालते हैं, जहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, उनको चार्ज करा जा सकता है, उनको इंडेमनीफाई करा जा सकता है, उनको बोला जा सकता है कि आप हर्जाना दो। ऐसे ही इस आर्टिकल 35 की सेकंड प्रोविजन क्या कहती है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स की अगर वायोलेशन होती है, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कि बेसिकली अगर एब्सोल्यूट राइट हों, अगर उनकी वायोलेशन होती है, उसके लिए पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करने का पावर भी पार्लियामेंट के पास है। जैसे कि अनटचेबिलिटी एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, इनकी अगर वायोलेशंस होती है तो पनिशमेंट कौन प्रेस्क्राइब करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही है इसकी थर्ड प्रोविजन जो कहती है कि अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, कमेंसमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और उस टाइम पर भी ऐसे कुछ लॉज थे, वो लॉज इन सारे के सारे मैटर से रिलेटेड, ये जो रेजिडेंस वगैरह हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा रिट्स वगैरह की पावर देनी, आर्म्ड फोर्सेस, इंडेमनीफाई या फिर अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग, इन सारे केसेस पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के टाइम कोई लॉ बने हुए थे, वो लॉ एज इट इज़ ही कंटिन्यू रहेंगे। मतलब कि आफ्टर द कमेंसमेंट भी कंटिन्यू रहेंगे जब तक पार्लियामेंट खुद उनको अल्टर ना कर दे, उनको चेंज ना करे, उनको ख़त्म ना कर दे, या फिर पार्लियामेंट खुद ही उनको अमेंड ना करे। तो अल्टीमेट पावर किसके पास हुई? अल्टीमेट पावर हुई पार्लियामेंट के पास। तो इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट की जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर से ज़्यादा है इन लॉ मेकिंग। इन फैक्ट हमें तो ये भी पता है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें भी वेटेज किसकी रहती है? कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर लॉ बनाने होते हैं तो वेटेज हमेशा पार्लियामेंट की रहती है। ऐसे ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के भी जिसके रिगार्डिंग भी पार्लियामेंट के पास पावर है। तो पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है इन लेजिस्लेटिंग अ लॉ और इन
लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। अब हमने देखना है नेक्स्ट कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है राइट टू प्रॉपर्टी की। पहले कितने होते थे? 7 फंडामेंटल राइट्स, और जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो भी एक फंडामेंटल राइट्स था। मतलब कि अगर इसकी वायोलेशन होती थी तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास लोग डायरेक्टली जा सकते थे, और सुप्रीम कोर्ट के पास तो बिना हाई कोर्ट जाए डायरेक्टली जाया जा सकता था। लेकिन फिर इनको रिपील कर दिया गया। और पहले ये जो फंडामेंटल राइट कौन से थे? आर्टिकल 19(1)(f ये क्या कहता था कि हर एक, ये सिटीजन की बात करता था पहले तो ये देखते हैं। और जो आर्टिकल 31 था वो पर्सन वर्ड यूज करता था। आर्टिकल 19(1)(f क्या कहता था कि हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है और डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसको बेच भी सकता है, ये सिटीजन के पास राइट है। और ऐसे ही जो आर्टिकल 31 है ये बोलता था एवरी पर्सन, हर एक पर्सन की बात करता था, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो सिटीजन ना हो, चाहे वो फॉरेनर हो, उसके पास, उस पर्सन के पास भी राइट है कि उसको उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं करा जा सकता, उसकी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जा सकती, उसकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं करा जा सकता। सी यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन मिल गई कि स्टेट इसकी प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं कर सकती है, लेकिन अगर अक्वायर करना होगा तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन देनी होगी। एक्सेप्शन कहाँ पर आ गई कि उसको प्रॉपर स्टेट ने अगर या फिर गवर्नमेंट ने अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी को अक्वायर करा है, किसी की प्रॉपर्टी की एक्विजिशन करी है, और वो एक्विजिशन भी किसी पर्टिकुलर पब्लिक पर्पस के लिए ही होनी चाहिए और प्रॉपर कंपनसेशन देनी चाहिए इस इंसान को, तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी स्टेट के ऊपर। तो ये कहते थे फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी। लेकिन फिर पार्लियामेंट कुछ अमेंडमेंट्स लेके आई, जैसे कि 1, 4, 7, 25, 39, 40, 44। इनको ऐसा क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो भी अगर याद रहेगी तो वो काफ़ी है, जैसे कि 25 हो गई, 44 हो गई, 7 अमेंडमेंट। तो पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट्स लेके आता है और उन अमेंडमेंट्स के थ्रू फिर आर्टिकल्स ऐड करता है 31A, 31B और 31C। ऐसा क्यों करा जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा? ताकि उसके पास जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी है, उसको अक्वायर करने का राइट हो, पार्लियामेंट के पास पावर हो। क्योंकि आर्टिकल 31 तो इस पावर को कम कर रहा था ना, तो पार्लियामेंट ने इसी वजह से ही ये अमेंडमेंट्स लेके आई और ये आर्टिकल्स भी ऐड करे। अब इन अमेंडमेंट्स की वजह से ही लोगों की सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की पावर कम हो रही थी, और जो पार्लियामेंट था, जो गवर्नमेंट थी, उसके पास पावर जो थी वो प्रॉपर्टी की एक्विजिशन से रिलेटेड पावर इंक्रीज हो रही थी। और फिर अल्टीमेटली 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जो आर्टिकल 19(1)(f था इसको भी ख़त्म कर दिया गया, और जो आर्टिकल 31 था अल्टीमेटली इसको भी ख़त्म कर दिया गया पार्ट 3 से, और इसको एक क्या बना दिया गया? लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसका राइट का क्या रखा गया? उसका टाइटल क्या रखा गया? राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए पहले क्या टाइटल रहता था? फंडामेंटल राइट। इसमें वर्ड पहले क्या यूज होता था? फंडामेंटल राइट। अब क्या है? सिंपल राइट। और इसकी इम्प्लीकेशन क्या हो? इसको एक लीगल राइट बनाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आर्टिकल जो 300 था उसने इस फंडामेंटल राइट को हटा के एक इसको क्या बना दिया? लीगल या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने का मतलब क्या हुआ कि नाउ इट कैन बी एब्रिज्ड और मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहले तो अगर कोई फंडामेंटल राइट है, हमें पता है कि अगर उसको कोई चेंज करना है पार्लियामेंट के द्वारा, तो 368 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है। उस प्रोसीजर का यूज़ करके ही फंडामेंटल राइट्स को चेंज करा जा सकता है। लेकिन क्योंकि अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल या फिर सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है, तो इसको चेंज करने के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है पार्लियामेंट की, उसका यूज़ करके ही इसको मॉडिफाई या फिर एब्रिज करा जा सकता है। नेक्स्ट इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लेजिस्लेचर। सिंपल ये भी हमें पता चल गया है कि जो अब प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि पार्लियामेंट किसी भी वे में अब इसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो ऑब्वियसली लेजिस्लेचर क्या होता है? पार्लियामेंट ही। तो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर के अगेंस्ट अब कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी।
ऐसे ही जो अगर फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होती थी तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते थे। ज़रूरी नहीं था कि पहले हम हाई कोर्ट के पास जाएं, उस पहले लोअर कोर्ट के पास जाएं, फिर हाई कोर्ट के पास जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन अगर इसकी वायोलेशन होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे अंडर आर्टिकल 2226। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट की पावर है, इस केस में हाई कोर्ट की जो पावर है वो वाइड है देन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट लीगल राइट्स या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, इन सबसे रिलेटेड भी रिट्स एंड ऑर्डर्स वगैरह इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। और ऐसे ही नाउ नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन। पहले जो आर्टिकल 31 था वो क्या कहता था कि अगर गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट ने किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर करा है, किसी की प्रॉपर्टी की एक्विजिशन करी है पब्लिक पर्पस के लिए, तो उसको एक प्रॉपर कंपनसेशन उस इंसान को देनी होगी। स्टेट या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर कंपनसेशन देगी और वो कंपनसेशन मार्केट वैल्यू के ऊपर होगी। जितनी मार्केट वैल्यू उस टाइम पर चल रही है उतनी ही कंपनसेशन दी जाएगी। लेकिन अब क्योंकि ये एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह चुका है तो ये कंपनसेशन भी कंपल्सरी या फिर गारंटीड नहीं रह गई। तो ये इम्प्लीकेशन हुई इसके लीगल राइट बनने की या फिर एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनने की। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि ये स्टैट्यूट बुक में तो है लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट्स जैसी प्रोटेक्शन इनके पास नहीं है। लीगल राइट तो है, लॉ लीगल राइट ये है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट जैसी प्रोटेक्शन नहीं है, जो हमने देख लिया। अब इसमें ये तो बोला गया कि गारंटीड कंपनसेशन नहीं है, बट फिर भी ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें कंपनसेशन अलाउ करी गई है। जैसे कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो हमने पहले भी देखा हुआ था कि आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अगर स्टेट ने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को अक्वायर करा है पब्लिक पर्पस के लिए, मैंने उसमें एग्जांपल दी थी हाईवे की, कि अगर किसी जगह पर हाईवे बनना है और उस जगह में क्या बना हुआ है, कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो अगर स्टेट ने उस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को अक्वायर करना है तो स्टेट को प्रॉपर कंपनसेशन देनी चाहिए। और वो कंपनसेशन इतनी तो होनी ही चाहिए कि वो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उस जगह पर बना हुआ था, अब वो कहीं और जाकर बना पाए, मतलब उनके फंडामेंटल राइट की वायोलेशन नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अक्वायर करा है तो उनके लिए कंपनसेशन देनी होगी। और ये ऐड करा गया था बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। ऐसे ही अगर कोई लॉ है, ये है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर कोई लॉ किसी के पास है अंडर पर्सनल कल्टीवेशन, जिस लैंड को कोई इंसान पर्सनल कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहा है, और जितनी भी स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट है, जो अपर लिमिट है स्टैट्यूटरी के, हाँ इतनी लैंड के ऊपर ही पर्सनल कल्टीवेशन करी जा सकती है, उस लिमिट के अंदर है वो लैंड, और अगर ऐसी लैंड को स्टेट ने अक्वायर करा है, उस केस में भी स्टेट को कंपनसेशन देनी होगी। और ये प्रोविजन ऐड करी गई थी बाय 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 से। तो ये था रहा आर्टिकल ये था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब एक लीगल राइट है। तो नेक्स्ट अब हमने देखना है एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। ये ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होती है तो उसको ऑलमोस्ट वैलिड माना जाता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं जाया जाएगा अगेंस्ट दीज कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स और अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इससे रिलेटेड है आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। तो पहला जो आर्टिकल 31A है वो किनको प्रोटेक्ट करता है, ऐसे लॉज को जो कि स्टेट्स की एक्विजिशन से रिलेटेड है। स्टेट अगर स्टेट को अक्वायर करा है तो उनकी वजह से, उस एक्विजिशन की वजह से अगर किसी फंडामेंटल राइट की वायोलेशन होती है तो उन वायोलेशंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में ना जाया जाए। इसी की प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 31A। और इसमें 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ दिए गए हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड ट्रेड से रिलेटेड ऐसे लॉ हैं। ये 5 कैटेगरी से 5 कैटेगरी हैं इनकी। तो इसमें आपको याद रखना है EPCDM। पहला है E से है स्टेट, P से है प्रॉपर्टी, C से है कॉरपोरेशन,
डी से है डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, एम से है माइनिंग लीज। तो अगर इन 5 चीज़ों पर, इन 5 कैटेगरीज पर स्टेट ने कोई लॉ बनाए हैं और वो लॉ फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन करते हैं, आर्टिकल 14 या फिर 19 की वायोलेशन करते हैं, तो उस केस में स्टेट जो होगी या फिर वो गवर्नमेंट होगी वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेगी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जाया जा सकता अगेंस्ट स्टेट ये कहकर कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हुई है, क्योंकि वो लॉज किससे रिलेटेड थे, इन 5 कैटेगरीज थे। तो 5 कैटेगरी कौन सी थी, पहले थी ई से स्टेट, एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। स्टेट्स होती हैं अगर बहुत सारी कोई बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड है, से बहुत सारी बड़ी कोई लैंड है उसको स्टेट ने अक्वायर करा है और उसके लिए लॉ बनाया है, और उस लॉ ने अगर फंडामेंटल राइट 14 एंड 19 की वायोलेशन करी है तो उस लॉ को तब भी चैलेंज नहीं करा जा सकता। ऐसे ही अगर किसी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट को स्टेट ने टेक ओवर कर लिया है, गवर्नमेंट ने किसी प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट था उसको टेक ओवर कर लिया है, तो वो भी चैलेंज नहीं करा जा सकता। डिफरेंट कॉरपोरेशंस को अगर अमलगमेट कर दिया है, उनको कंबाइन कर दिया है स्टेट ने और उसके अमलगमेशन से रिलेटेड लॉ बनाए हैं, उनको भी चैलेंज नहीं करा जा सकता। ऐसे ही कॉरपोरेशंस के जो डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर उनके राइट्स को मॉडिफाई करा है, चेंज करा है और उनके राइट्स को एक्सटिंग्विश करा है या फिर उनके राइट्स को ख़त्म करा है, तो उससे रिलेटेड लॉस को भी चैलेंज नहीं करा जा सकता। ऐसे ही अगर जो माइनिंग लीज होती हैं उनको मॉडिफाई करा है या फिर एक्सटिंग्विश या ख़त्म करा है, तो उनसे रिलेटेड लॉज को भी चैलेंज नहीं करा जा सकता अगर वो लॉज आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 की वायोलेशन करते हैं। अगर स्टेट को ये इम्यूनिटी चाहिए, अगर स्टेट को चाहिए कि हम इन चीज़ों के ऊपर लॉज तो बनाएंगे लेकिन वो लॉज आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू रहेंगे, तो उसके लिए स्टेट के पास क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट का एसेंट होना चाहिए। ये एक इसके अंदर कंडीशन है कि स्टेट को या फिर गवर्नमेंट को इम्यूनिटी तो मिल जाएगी, स्टेट और गवर्नमेंट जुडिशियल रिव्यू से इम्यून तो रह पाएगी, लेकिन वो तभी रह पाएगी अगर उसके पास इन सारे 5 केसेस से रिलेटेड प्रेसिडेंट का एसेट भी हो, तभी ये हो पाएगा। प्लस इसमें ये बोला गया है कि मार्केट वैल्यू पर स्टेट को कंपनसेशन देनी होगी अगर उसने किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को अक्वायर करा है, जिस पर्सनल प्रॉपर्टी की जो लैंड सी थी वो स्टैट्यूटरी लिमिट के अंदर थी। ये हमने पहले भी देखा था कि अगर किसी की लैंड को जो पर्सनल कल्टीवेशन के अंदर है और वो लैंड विद इन स्टैट्यूटरी लिमिट्स भी है, उसको अक्वायर करा है, तो स्टेट को कंपनसेशन देनी होगी। अदरवाइज अगर इन 5 केसेस के ऊपर स्टेट ने या फिर कोई गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं तो वो लॉ इम्यून रहेंगे जुडिशियल रिव्यू से अगर प्रेसिडेंट का एसेंट है। ऐसे ही जो आर्टिकल 31B है वो बात करता है 9 शेड्यूल में जो कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस रखे गए हैं। ये क्या कहता है कि जितने भी कोई एक्ट्स या फिर रेगुलेशंस 9 शेड्यूल में रखे गए हैं उनको चैलेंज नहीं करा जा सकता, उनको इनवैलिडेट नहीं बताया जा सकता अगर वो फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन करते हैं। इसमें क्या बोला गया, दैट दीज आर आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसे एक्ट्स या फिर ऐसे रेगुलेशंस जो कि 9th शेड्यूल में रखे गए हैं। मतलब कि ये क्या कहता है कि आर्टिकल 31B ने कुछ लॉज को जो कि 9 शेड्यूल में थे उनको इम्यून कर दिया, जुडिशियल रिव्यू से उनको प्रोटेक्ट कर दिया। अब इसका जो स्कोप है आर्टिकल 31B का वो 31A से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या बात करी गई है, इसमें एनी लॉ बोला गया है, लेकिन इसमें ये 5 कैटेगरीज हैं। आर्टिकल 31A 5 कैटेगरीज में प्रोटेक्शन देता है और वो भी तब देता है जब प्रेसिडेंट का भी एसेंट हो। लेकिन जो आर्टिकल 31B है वो एनी लॉ को प्रोटेक्ट करता है, किसी भी लॉ को जो कि 9 शेड्यूल में रख दिया गया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। जरूरी नहीं है कि इन 5 कैटेगरीज से रिलेटेड ही लॉज हों। अब यही चीज़ जो थी वो प्रॉब्लमेटिक थी, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक फीचर है।
लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें एनी लॉ बोल दिया गया, मतलब कि पार्लियामेंट के पास तो ऐसी पावर होगी ना, पार्लियामेंट तो अब चाहे क्या कर सकता था, वो कोई भी लॉ बनाता, उस लॉ को 9th शेड्यूल में रख देता, और उस 9th शेड्यूल के लॉ ने अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करी तो उसके अगेंस्ट तो कोई अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा ही नहीं पाएगा। तो इतनी ज़्यादा ये प्रोटेक्शन देता था पार्लियामेंट के या फिर स्टेट को। तो अब यही चीज़ जो थी वो प्रॉब्लमेटिक थी, जिसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट में आया IR कोलो केस 2007 का। इसने क्या बोला कि जो 9th शेड्यूल है वो स्टेट को ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे रहा है, और ब्लैंकेट इम्यूनिटी स्टेट को नहीं दी जा सकती किसी भी लॉज के लिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाल दो और उससे आपको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर केशवानंदा भारती केस की जजमेंट को यूज करा। देखिए केस कौन सा चल रहा है, IR कोलो केस। IR कोलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस की जजमेंट को यूज करा था। तो इस अगर ये बोला जाए कि 9th शेड्यूल में जो केस रिलेटेड है वो कौन सा होगा, वो कौन केस होगा, IR कोलो केस। और उसमें यूज किसको करा गया था, वर्डिक्ट किसका यूज करा गया था, रेफर किसको करा गया था, रेफर करा गया था केशवानंदा भारती केस जजमेंट को। तो उसमें क्या बोला गया था, अच्छा ये जजमेंट जो आई थी केशवानंदा भारती केस, ये आई थी 24 अप्रैल 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया था और कुछ जो फंडामेंटल राइट्स एंड कुछ चीज़ों को उन्होंने इस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया था, जिनकी कभी भी वायोलेशन नहीं करी जा सकती, जिनके ऊपर लॉ बनाकर पार्लियामेंट उनको चेंज नहीं कर सकता। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जितने भी लॉज 24 अप्रैल 1973 से पहले वाले होंगे, जो भी लॉ इस डेट से पहले 9th शेड्यूल में ऐड हो गए, वो तो इम्यून रहेंगे। उन लॉज से रिलेटेड तो स्टेट या फिर गवर्नमेंट को इम्यूनिटी रहेगी, वो तो आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू रहेंगे। लेकिन अब जितने भी लॉज 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में ऐड करे गए, वो ओपन टू चैलेंज होंगे। मतलब कि उन लॉज के ऊपर गवर्नमेंट को ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी अगर वो फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन करते हैं, जैसे कि 14, 15, 19, 21 या फिर बेसिक स्ट्रक्चर की भी वायोलेशन करते हैं। और वो कौन से होंगे, आफ्टर 24 अप्रैल 1973। तो मतलब कि IR कोलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 9th शेड्यूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो लॉज जो कि 24 अप्रैल 1973 से पहले वाले होंगे, और वो लॉज जो कि आफ्टर 24 अप्रैल 1973 के बाद के होंगे। तो ये था आर्टिकल 31B। और ऐसा क्यों करा गया था, क्योंकि जो पार्लियामेंट था वो नए नए लॉज इस 9th शेड्यूल में ऐड करता जा रहा था, जिसकी वजह से उसको इम्यूनिटी मिलती जा रही थी और लोगों के फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन होती जा रही थी, और पार्लियामेंट या फिर स्टेट या गवर्नमेंट को ब्लैंकेट इम्यूनिटी ना मिले, इसकी वजह से ही फिर आया था IR कोलो केस। देन नेक्स्ट इसका पार्ट है आर्टिकल 31C, जो एक और एक्सेप्शन की बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। ये कहता है कि अगर ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जो कि DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। अब DPSP किसकी बात करता है, पब्लिक वेलफेयर की, स्टेट वेलफेयर स्टेट की बात करता है। अब इसमें जितने भी राइट्स दिए गए हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, ठीक है, और उनके ऊपर अगर उनकी वायोलेशन होती है तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में नहीं जाया जा सकता। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने बोला कि जब रिसोर्सेज अवेलेबल हो गवर्नमेंट के पास, तो इनके ऊपर जितने भी इसमें राइट्स दिए गए हैं, जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, पार्लियामेंट उनके ऊपर लॉज बना सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने बोला। और कब होगा, जब रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो फिर पार्लियामेंट ने क्या कहा कि इनके ऊपर लॉज बनाने के लिए, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर लॉ बनाने के लिए, अगर उन लॉज की वजह से फिर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 16 की वायोलेशन भी होती है, तो वो वायोलेशन को चैलेंज नहीं करा जा सकता। ये ऐसे लॉ बनाता है। आर्टिकल 31C इस चीज़ की बात करता है, और इस 31C को ऐड करा गया था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो इसमें 2 चीज़ों की बात करी गई है, 2 प्रोविजंस हैं आर्टिकल 31C में। पहली क्या कहती है कि अगर आर्टिकल 39B
और 39C के ऊपर लॉ बनाने हैं जो कि सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। देखिए इनसे रिलेटेड ना आप वीडियोस जाके मैंने कल ही बनाई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर, उसको जाकर जरूर देखना। मैंने प्रॉपर ट्रिक्स के साथ इन आर्टिकल्स को याद करने का मेथड बताया है। सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम देखते हैं प्रोविजन पहली क्या कहती है कि आर्टिकल 31C ने क्या कहा कि अगर 39B और 39C के ऊपर लॉ बनाने हैं और अगर वो लॉ फिर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की वायोलेशन करते हैं तो उनको चैलेंज नहीं करा जा सकता। वो लॉज जो होंगे वो वायड या फिर नल नहीं होंगे। ऐसे लॉज जो 39B और 39C के लिए बनाए गए हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं, उन लॉज को वायोलेट या उन लॉज को वायड नहीं कहा जा सकता अगर वो लॉज 14 और 19 की वायोलेशन भी करते हैं। और सेकंड इसमें क्या कहा गया, इन लॉज को बनाने के लिए सपोज कि कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, ऐसी पॉलिसी जो कि इन्हीं लॉज से रिलेटेड है 39B और 39C की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ऐसी पॉलिसी जो इन्हीं से रिलेटेड है और इस पॉलिसी में कोई डेक्लारेशन है कि हाँ इससे रिलेटेड लॉ बनाए जाएंगे लेकिन बाद में उसको फिर इम्प्लीमेंट नहीं करा गया, तो ऐसी पॉलिसी को तो ये क्या कहता है कि लॉज कंटेनिंग अ डेक्लारेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट इफ इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। मतलब कि अगर इस पॉलिसी को इफेक्ट भी नहीं दिया गया, बाद में इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करा गया ऐसी पॉलिसी को, लेकिन इसमें ऐसी डेक्लारेशन दे दी कि इससे रिलेटेड लॉ बनाए जाएंगे, तो उस पॉलिसी को कहीं भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता, उस डेक्लारेशन को कहीं भी चैलेंज नहीं करा जा सकता। मतलब इसको टोटली ही जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया। तो फिर अब ये आया क्या, कब था, 1971 में जब केशवानंदा भारती जजमेंट आई 1973 की। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फर्स्ट प्रोविजन तो ठीक है, जो फर्स्ट प्रोविजन है जो कहती है कि 39B और 39C की इम्प्लीमेंटेशन को से रिलेटेड अगर कोई लॉ आते हैं उनको वाइड नहीं बनाया जाएगा जब वो आर्टिकल 14 और 19 की वायोलेशन करते हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, ठीक है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। लेकिन जो ये सेकंड प्रोविजन है इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड कर दिया, क्योंकि इस जो केशवानंदा भारती केस थी उसमें क्या आया था, बेसिक स्ट्रक्चर और जो जुडिशियल रिव्यू था सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था। लेकिन इस सेकंड प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो किसी भी ऐसी पॉलिसी को चैलेंज करा ही नहीं जा सकता, उसको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी गई और उसको कंप्लीटली जुडिशियल रिव्यू से आउटसाइड कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सेकंड प्रोविजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इट टेक्स अवे जुडिशियल रिव्यू विच इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू को खत्म कर रही है और जुडिशियल रिव्यू को खत्म नहीं करा जा सकता, ये आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद एक बेसिक फीचर का पार्ट है। तो फर्दर उसके बाद फिर क्या आता है, पार्लियामेंट लेके आती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अब ये जो अमेंडमेंट आती है ना, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के केशवानंदा भारती केस में जो बेसिक फीचर का जजमेंट था, जो एक सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट लेके आई थी, उसको चैलेंज करने के लिए ही पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट लेके आती है, जिसमें ये पार्लियामेंट क्या करता है, जो आर्टिकल 31C का जो स्कोप था उसको वाइड कर देता है और उसमें बोल देता है कि एनी लॉ, कोई भी लॉ जो कि 39B या फिर 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए होगा वो वाइड नहीं हो सकता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। अब ये फिर से एनी लॉ, कोई भी लॉ एक प्रॉब्लम होगा, जिसको फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बोल दिया। तो ये थी एक्सेप्शंस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड।